तो देखो हमने क्या देखा था कल, पेपर नंबर 2 कितने नंबर का होता है? 300। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पार्ट ए कितने नंबर का? 150। पार्ट बी कितने नंबर का? 150। अब पार्ट ए के सिलेबस को देख लिया था कि इसमें क्या होता है, पॉलिटी या संविधान, कितने नंबर का? 150। अब इसका पूरा सिलेबस हमने क्या देख लिया था? कल देख लिया था, है ना? कल पूरा सिलेबस देख लिया था, समझा दिया था आपको कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये वीडियो देख लेना आप, और है ना, तो बेहतर समझ आएगा। आज हम देखने वाले हैं, ये पूरा पेपर में पढ़ाऊंगा, है ना, ये मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक। अब दूसरा पेपर है आपका सोशियोलॉजी। किसका है? सोशियोलॉजी, जिसे क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र। समाज शास्त्र। अब आपको हम ये बताए थे कि नंबर कैसे आते हैं इसमें, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? तो 2, 7 और 10। 2 नंबर के कितने आते हैं प्रत्येक पार्ट में ना? प्रत्येक पार्ट में 2 नंबर के 15 और 7 नंबर के और 10 नंबर के 5। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 30, 15, ये टोटल कितने हो गए? 30। और नंबर कितने हो गए ये? 15 दूनी 30, 10 धम 70 और 50। 150 नंबर का एक पार्ट, सेम ऐसे 150 नंबर का एक पार्ट। ये देखिए थे हम। अब 2 नंबर में कैसे कितने शब्द लिखने? 20। 7 नंबर में 60 शब्द, मतलब आधा पेज, और 10 नंबर में 2 पेज, 200 शब्द। अब हम देखेंगे समाज शास्त्र जो है, और हर पेपर में कितनी यूनिट होती है? एक पार्ट में 5 यूनिट, मतलब एक यूनिट कितने नंबर की? 5 यूनिट, 30 नंबर की, है ना? 30, 3 पंजे 15, 150 नंबर। तो एक यूनिट कितने नंबर की? 1 इंटू 30 बराबर 150, ठीक है। तो 5 यूनिट है, तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे समाज शास्त्र में क्या है, ठीक। ये इतना समझ आ गया। पेपर नंबर 2, इसको क्या बोलता है? जीएस। क्या बोला जाता है? जीएस, जनरल स्टडीज पेपर 2। पार्ट ए हमने देख लिया था, पार्ट बी और ये दोनों ही साथ में चलेंगे। 1 घंटे ये क्लास रहेगी, 1 घंटे ये क्लास रहेगी ना, कल से अगर सर आ गए तो, ठीक। उन सर के बड़े मम्मी की डेट हो गई, हाँ, तो इसलिए कल ही बोला कि मेरे डेट हो गई इसमें। तो पार्ट ए में है आपका और पार्ट बी। तो हम पार्ट बी समाज शास्त्र देखने वाले। क्या देखने वाले हैं कि समाज शास्त्र में क्या क्या आता है। देखिए ये पेपर बहुत इजी होता है, पॉलिटी वाला। कौन सा? पेपर नंबर 2 में आप मान के चलिए बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। पेपर 1 तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है, और पेपर 3, 1 और 3 रहता है डिफिकल्ट, बाकी 2, 4, 5, 6 बहुत इजी पेपर रहते हैं। तो ये बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि पॉलिटी आप दैनिक जीवन का सब्जेक्ट है। समाज शास्त्र भी बहुत इजी आता है। तो आप मान के चलिए इस पेपर को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इस पेपर पे विशेष फोकस करना है ना। तो अब इसकी इकाई नंबर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट नंबर 1। यूनिट 1। अब यूनिट 1 में क्या क्या है इसकी? समाज शास्त्र की बेसिक, है ना, बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाज शास्त्र में जो बेसिक चीजें होती है वो है। तो कौन कौन सी है? पहला है भारतीय समाज की संकल्पना। क्या होता है इसका मतलब? बताओ। संकल्पना का मतलब होता है कि भारत का समाज है कैसा। हमने सुना है भारतीय समाज विविधता में एकता, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके बाद हम ईद मनाते, हम दिवाली मनाते, होली मनाते, राखी मनाते, मुहर्रम मनाते, सब। तो विविधता में, तो भारतीय समाज है कैसा, कितनी जातियां रहती है, कितने धर्म रहते हैं, ये सब देखेंगे। तो मतलब भारतीय समाज की विशेषता मान सकते हैं, है ना, भारतीय समाज की संकल्पना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुटुंब, उसके बाद पढ़ेंगे हम परिवार। परिवार क्या होता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ये फलन, है ना। हाँ, कुटुंब और परिवार दोनों एक जैसे, है ना। ये बड़ी फैमिली है और ये छोटी फैमिली है ना, ये देखेंगे हम। और अगला आ रहेगा नातेदारी। आपने सुना होगा रिश्ते नाते प्यार वफा सब, वो वाली नातेदारी या रिश्तेदारी बोल सकते हैं, किनशिप बोला जाता है इसको, रिश्तेदारी। उसके बाद क्या आता है आपका? वंश, किस वंश से हो आप। उसके बाद गोत्र, वंश और गोत्र, ये सब क्या है, किस गोत्र के हो, किस वंश के हो, ये सब किस में पढ़ेंगे हम? भारतीय समाज की संकल्पना या बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद चीज आ रही है समुदाय। क्या होता है? कम्युनिटी। बोले उस समुदाय के लोग हैं, हम भारतीय समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, या उस समुदाय के लोग हैं, हम जाति विशेष का बोल सकते हैं। तो एक लोगों का समूह, समुदाय। समुदाय। उसके बाद पढ़ेंगे हम संस्था,
जीविका क्या एक संस्था है, कोचिंग है ना, संस्था है ना, इंस्टीट्यूशन है। संस्था क्या होती है, जैसे कि परिवार एक शादी एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन संस्था थोड़ी है, शादी संस्था ही तो है। क्यों, शादी सबको करना है, इंस्टीट्यूशन उसके नॉर्म फिक्स है, आप बगावत कर दो। देखिए जो चीज हजारों सालों से चली आ रही है वो बन जाएगी संस्था। संस्था का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बिल्डिंग हो, संस्था का मतलब जिन चीजों के कुछ नियम हो, शादी करने के नियम है, सबको करना है, सब जो लगातार चले आ रहे हैं वो संस्था का रूप धारण कर लेती है ना। और आपको अच्छे से बताएंगे, संस्था देखेंगे, फिर संघ देखेंगे, यूनियन मतलब बहुत सारे संघ मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे आप सारे स्टूडेंट आ गए और आपने प्रोटेस्ट कर दिया, बोले आपने बोला तो सब आएंगे नहीं, आप अकेले पढ़ा रहे, संघ बना लिया और धरना करने लगे, तो संघ होता है स्टूडेंट का संघ। संस्था समुदाय क्या होता है, बहुत बड़ा हो सकता है। संस्था क्या होती है, किसी स्पेसिफिक काम की होती है, या जैसे शादी का एक फिक्स संस्था है, कोचिंग का काम पढ़ाना है, स्कूल एक संस्था है, परिवार भी एक संस्था हो सकती है। परिवार का काम क्या है, बच्चे करना, बच्चे को पालन पोषण करना, ही शादी भी हो गया, ये सब संस्था है। और संघ क्या होता है, एक संस्था के अंदर कुछ लोग, उनका संघ हो गया। फिर क्या आएगा आपका मानदंड। मानदंड क्या होता है, और मूल्य, नॉर्म्स और वैल्यू, मानदंड और मूल्य। पैरामीटर और वैल्यू। पैरामीटर क्या होता है, बोले पीएससी पास करने क्या पैरामीटर है कि रोज पढ़ना है कम से कम 5 घंटे, रोज क्लास आना है, आपको जो बता रहे इतना पढ़ना है, ये होता है मानदंड। और मूल्य, उसके लिए मूल्य क्या होना चाहिए, ईमानदार रहना है, घर वालों को धोखा नहीं देना है, सर को बेवकूफ नहीं बनाना है, ये सब क्या है, मूल्य है आपके, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ या नहीं बोलता हूँ, ये क्या हो गया मूल्य। मानदंड क्या है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई या पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, ये हो गया मानदंड। और मूल्य क्या है कि मैं कभी बच्चों को धोखा नहीं दूंगा, क्या मैं किसी को धोखा, ये मूल्य हो गया आपका। तो ये बहुत अच्छे टॉपिक, मजा आ जाएगा आपको पढ़ते हुए। ये मानदंड वही मापदंड है, मापदंड ही मान सकते हैं, मानदंड और मापदंड में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन वही क्राइटेरिया मान सकते हैं ना। ठीक, और अगला आ रहा है आपका सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता ये क्या होता है बताओ। सोशल हार्मनी, मतलब हम इस क्लास में ऐसा तो नहीं कि एक ही जाति के लोग बैठे हुए, सिर्फ महिलाएं हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं ना, सब है, मतलब हम रह रहे, एक दूसरे भरोसा है कि नहीं। और बोले वो तो पहचान क्या नहीं, छुरा घोंप दिया पीछे से, तो हमें हार्मनी है कि नहीं, आप भरोसा करके पढ़ रहे हैं, है ना, समरसता है तभी, मतलब हम लोग कितने अच्छे से रहते हैं सब में, वो होता है समरसता। अब अगला देखिए, समरसता में क्या आता है आपका, फिर देखेंगे सभ्यता। सभ्यता क्या होती है, सिंधु घाटी सभ्यता सुना होगा आपने, है ना। तो सभ्यता मतलब पहले लोग रहने का नजरिया रहते थे, क्या होता था, जैसे हम अगर मर गए कोरोना वायरस में सब मर जाते तो हम क्या बन जाते, सभ्यता बन जाते, सिविलाइजेशन बन जाते, कि पहले ऐसा हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते ना, बोले ऐसी ईंटें मिली है, मूर्ति मिली है, वहाँ कंगा मिला है, लिपस्टिक मिले, पाउडर मिला है, सब देखते हैं। सेम ऐसे ही सभ्यता क्या होता है, बहुत पुराने जमाने से चीजें चली आ रही है लेकिन वो खत्म हो गई, है ना। और अगला है संस्कृति। बताओ संस्कृति क्या होता है, बोले संस्कृति तो मैं हूँ, रहन सहन का तरीका, मतलब रहना। हमारे यहाँ पर क्या है, लड़के क्या पैंट और शर्ट पहनेंगे, लड़कियां जीन्स भी पहन सकती है, सूट पहन सकती है, साड़ी पहन सकती है, सूट पहन सकती है। खाएंगे पिएंगे क्या, क्या ब्राह्मण जनरली क्या खाएंगे, वेज खाएंगे, है ना, मुसलमान है, राजपूत है, नॉन वेज खा सकते हैं, है ना, कौन दारू पिएगा कौन नहीं पिएगा, ये सब क्या है, संस्कृति है, एक जीवन जीने का नजरिया या तरीका। सभ्यता मतलब एक बहुत बड़ा टर्म है, और संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत होती है। जैसे भी हम खत्म हो जाते हैं, हमारी सभ्यता क्या है, हम देखें बोले कोचिंग हुआ करती थी, बोले एलईडी थी, मैच होते थे, ये सब होगा, है ना, तो संस्कृति हो गया। फिर आता है आपका सभ्यता, संस्कृति और भारतीय समाज की विशेषता। हाँ, भारतीय संस्कृति की विशेषता आप देखेंगे हम कि भारत की संस्कृति की विशेषता है क्या, कि भारत की संस्कृति ये सब विशेष है क्या, इसमें क्या है बताओ। वसुदेव कुटुंबकम, है ना, मेहमान माना जाता है, पूरा विश्व एक घर है ना, अतिथि देवो भव, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो हम इसको देखेंगे, देन हम देखेंगे, फिर देखो परिवार वाला टॉपिक डबल आ गया इसी एक यूनिट में, क्या है, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, ये एक टॉपिक डबल आ चुका है कि परिवार क्या है ना, तो परिवार डबल आ गया, तो इसको हम एक ही बार पढ़ेंगे, है ना, ये डबल है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे समाज शास्त्र में जो डबल डबल है ना। इसमें देखिए हम शिक्षा, एजुकेशन क्या होती है, पारंपरिक शिक्षा क्या है, आधुनिक शिक्षा क्या है। पारंपरिक शिक्षा किसे कहा जाता है, वो जो बैठ के गुरुजी गुरुजी के पास बैठ के पढ़ते रटते चीजें,
और आधुनिक शिक्षक आईसीटी का उपयोग करता है, टेक्नोलॉजी का, कैमरे का यूज करना, है ना। तो शिक्षा देखेंगे धर्म, धर्म का क्या रोल है, रिलीजन कैसे होता है, हिंदू मुस्लिम धर्म देखेंगे, हिंदू धर्म में क्या है, मुस्लिम धर्म में क्या है ना। धर्म कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ाता है, या धर्म कैसे समाज को बांधे रखता है ना। देखो आपको यूं डर नहीं लगेगा, बोल दिया भगवान जी है तो डरोगे। लोगों को पहले भीड़ बनाए कैसे बनाते थे कि बोले भगवान देख रहे ऊपर से, तो बोले हाँ यार भगवान, बोले भगवान से डरो। तो ये धर्म है। तो धर्म क्या करता है, समाज को बांधने का काम करता है। फिर हम देखेंगे वर्ण, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण व्यवस्था सुनी होगी आपने, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, फला, ब्राह्मण क्षत्रिय हाँ सॉरी वो वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो आश्रम में, सॉरी है वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण हो गए। जाति व्यवस्था थी पहले, है ना, 4 वर्ण थे। ये भी क्वेश्चन पीएससी प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है कि वर्ण क्या है, वर्ण को समझिए। कल क्वेश्चन पेपर भेजा था हमने, आपको देखा हमने 2024 में, आखिरी बार 2024 का मेंस हुआ था, देखा ग्रुप में, क्यों नहीं देखा? सर मेरे पास फोन ही नहीं है। सर वो जो नंबर है मेरी बहन के है, वो उसके ससुराल चली गई। आपने देखा? आधा क्यों, पूरा क्यों देखा? पेपर देखा था? 2 पूरा देख लिया प्री का, कौन सा? हाँ मेंस का पेपर नंबर 2 भेजा था मैंने, आपने देखा था? तो पेपर देखना चाहिए, भेजा तो देखना चाहिए ना, है। उसके बाद हम देखेंगे ऋण, ऋण क्या होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, है ना। हमारे ऋण रहते क्या नहीं रहते, कि अपने वो नहीं करते कि हम श्राद्ध व्रात करते हैं या गुरु जी से अब ऋण चुकाते हैं कि बोले हम इनसे पढ़े हैं तो अपना ऋण रहता है ना, वो ऋण देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यज्ञ, यज्ञ होता है ना, बहुत सारे यज्ञ होते थे पहले, वो ये लव कुश और वो दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया था राम जी का ने, वो यज्ञ होते हैं ना। उसके बाद हम देखेंगे संस्कार, संस्कार क्या होता है, 16 संस्कार है ना, अन्नप्राशन ने, फलाना प्राशन ने, ये नहीं, आजकल बहुत चल रहा है वो दिखाने के लिए, है ना। जन्म बच्चा हुआ ने वोट डाल दिया, 2 ककड़ी रख देने, बैंगन रख देने, वो रख दे लो, 1 मंथ कंप्लीट, 2 मंथ कंप्लीट, 3 मंथ कंप्लीट, ऐसे ही करते हैं ना। गेहूं रख दिए ने, टमाटर रख दिए ने, बाद में वो आलू जैसा बन जाएगा गोलू। संस्कार है ना, तो संस्कार 16 संस्कार है, 16 ही संस्कार को पढ़ेंगे अच्छे से। अब अगला आता है आपका, अगला देखेंगे हम अनुष्ठान क्या होता है। अनुष्ठान होते थे पहले पुराने जमाने में। उसके बाद जाति व्यवस्था कैसी है भारत की, है ना, जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है, जाति व्यवस्था का क्या नुकसान है ना। उसके बाद हम देखेंगे आश्रम, क्या देखेंगे, आश्रम, आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, है ना, वो संन्यास आश्रम ने, वो 0 से 25 साल तक बाहर जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन जीवन, फिर गृहस्थ जीवन जीवन, फिर बाहर जाना, फिर समाज के लिए करो, ये सब आश्रम देखेंगे। फिर देखेंगे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में क्या होता है, पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक इंसान में क्या होना चाहिए, धर्म का पुरुषार्थ होना चाहिए, बहुत सारी चीजें है ना, वो अच्छे से देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे समाज और विवाह, विवाह कैसे होता है, क्यों होता है, समाज व विवाह, है ना, विवाह क्या प्रभाव, क्या विवाह करना जरूरी है कि नहीं भी कर सकते हैं, है ना, समाज और विवाह, है ना, समाज और विवाह पर धर्म, और विवाह पर धर्म और संप्रदाय का प्रभाव, धर्म और संप्रदाय का प्रभाव, मतलब क्या होता है, धर्म और संप्रदाय क्या होता है, धर्म मतलब हमारा धर्म, बोले आपका और बोले वो काउसा, ये बोल देंगे, समाज का दबाव रहता है ना, और संप्रदाय मतलब आपके आसपास वाले लोग। तो हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 में ये सारी चीजें, ठीक, बहुत सारे विचार हो गए, संप्रदायों के लोग या पूरी सोसाइटी हो गई आपकी, ठीक। तो अब देख, ये बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी क्या देखा हमने, तो भारतीय समाज, देखो ये यूनिट नंबर 2 में भी भारतीय समाज की संकल्पना। सोशियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो इंटर रिलेटेड है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भारतीय समाज की संकल्पना पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें क्या होता है, समाज क्या होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे। इससे पहले हम सोशियोलॉजी क्या होता है वो देखेंगे पहले। उसके बाद कुटुंब क्या होता है, कुटुंब परिवार का एक बड़ा रूप है, ज्वाइंट फैमिली को हम बोल सकते हैं कुटुंब, थोड़ा बड़ा परिवार। फिर होता है परिवार, परिवार में कौन, मियाँ बीवी और उनका बच्चा, ठीक है, तो परिवार या उनके माँ बाप हो सकते हैं। नातेदारी, किंचित मतलब रिश्तेदारी रहते ना वो। फिर हम देखेंगे वंश, किस वंश के हो आप। फिर देखेंगे गोत्र, गोत्र क्या होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक, मतलब
दो दो पेज के भी नहीं होंगे, सब दो दो पेज के भी नहीं होंगे, बहुत छोटा टॉपिक है ना। फिर समुदाय 250-300 पेज की तो पूरा पीडीएफ है, पूरी यूनिट है, पूरी 5 यूनिट हो जाएगी, 150 नंबर पक्के, पूरा 100% पेपर आ जाएगा। 100 नहीं बोल रहे, 90 बोल रहे, 100 नहीं आया फिर बोल लट्ठे लेके आ जाओ। फिर समुदाय, समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी। फिर संस्था, इंस्टीट्यूशन। फिर संघ, यूनियन। देखो ये तीनों चीजें सेम है, सेम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टेक्निकल डिफरेंस, बाकी ज्यादा डिफरेंस है। फिर मानदंड क्या होते हैं? बोले बोले आपके पढ़ाने के क्या मानदंड है? बोले किसको रखोगे आप टीचर रखोगे तो वो। मूल्य क्या होते हैं? बोले क्या मूल्य है आपके, ये सारी चीजें। फिर हम सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आती है ना। सोशल हार्मनी क्या होता है? सोशल हार्मनी का मतलब समाज में लोग कितने अच्छे से रहते हैं, कितना प्यार से रहते हैं, कितना लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, ये चीज। नेक्स्ट देखिए आप, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद सिंधु सभ्यता, ये दोनों साथ थी ना, उससे मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी पहले मिलती है ना। हड़प्पा और सिंधु एक ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर संस्कृति क्या होता है? संस्कृति मतलब हमारे रहने, चलने, बोलने, खाने पीने, सोचने का तरीका। फिर आएगा इन सब की विशेषता क्या होती है। देन शिक्षा, एजुकेशन का क्या प्रभाव है समाज पे, एजुकेशन कैसे लेते हैं, क्या एजुकेशन होती है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। धर्म क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, ऋण क्या होते हैं, ये सब एक एक लाइन के, दो दो लाइन, मतलब एक एक पेज में हो जाए। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। देन संस्कार, 16 संस्कार, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ें। फिर आता है अनुष्ठान, अनुष्ठान कराते हैं ना, पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह कराते हैं ना, यज्ञ वगैरह कराते हैं। फिर आता जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था कितनी जातियां बांटी थी पहले बताओ? पहले भारतीय समाज कितनी जाति व्यवस्था बांटा हुआ था? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या करते थे? गुरु देने, गुरु रहते थे, है ना, टीचर रहते थे, ज्ञान देने का काम। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध लड़ने का काम। और वैश्य क्या करते थे? व्यापार, बिजनेसमैन। और शूद्र क्या करते थे? इनकी मदद, सेवक, है ना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अब भी है वर्ण व्यवस्था? नहीं। जजमानी व्यवस्था सुना? जजमानी सिस्टम सुना आपने? जजमानी व्यवस्था क्या क्या होता है? जजमानी सिस्टम क्या होता है? जजमानी सिस्टम क्या होता है? नहीं, जजमानी सिस्टम देखो, जजमानी सिस्टम ये होता है कि एक गांव का एग्जांपल लें हम। गांव में शादी होती है, तो शादी में जो नाई रहते हैं, नाई की आवश्यकता रहती है। अब हमारे गांव में कैसा है पता है आपको? जो नाई है ना, नाई समझते हैं आप कौन? कटिन वटिन करते हैं, है ना। अब वो एक व्यक्ति पे 1 साल का 10 किलो गेहूं लेते हैं और पूरे साल कटिन करते हैं। हाँ, फ्री तो गेहूं ले रहे हैं ना। एक व्यक्ति 5 जन है तो 5 क्विंटल गेहूं दे दो, मतलब 5 क्विंटल थोड़ी, 10 हम 1 क्विंटल गेहूं दे दो, 50 किलो गेहूं दे दो इनको, और पूरा साल आपके कटिंग करेंगे, भले कितनी बार कराओ। शादी होगी तो वो आपके करेंगे, बस शादी के पैसे देने पड़ते हैं उनको, जितने भी। ये होता है जजमानी सिस्टम। जजमान फिक्स है, जैसे ढोल वाले रहते हैं, उनकी भी कोई क्या बोले, इन घरों में ढोल ये बजाएंगे, इन घरों में ढोल ये बजाएंगे। ब्राह्मण भी अगर 4 भाई है तो बोले उन जजमान के वहां आप जाओ, उन जजमान के वहां आप जाओ, मतलब अपने ग्राहक फिक्स है। अच्छा, वो ब्राह्मण जैसे हाँ हाँ, बहुत सारे ब्राह्मण है तो वो बांट दिया, बोलते इस गली के आप रहोगे, इस गली के आप रहोगे। एक साल हाँ, बोले 1 साल ये। अब हमारे यहाँ राम मंदिर है और ये 2 हनुमान जी का मंदिर है ना। तो राम मंदिर में जो बैरागी है वो करते पूजा, और हनुमान जी मंदिर जो शर्मा है वो करते। जजमानी मतलब जजमान सिस्टम हो गया ना, ये होता है जजमानी व्यवस्था। तुम इसको पढ़ेंगे ये चीजें है क्या, ठीक। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 2, तो क्या यूनिट 1 समझ आ गई आपकी, क्या है? समाज शास्त्र की बेसिक चीजें। अब यूनिट नंबर 2 देखेंगे। यूनिट नंबर 2 में आता है फिर यही बात है, भारतीय समाज की संकल्पना। वापस आ गया तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो इकाई 2, इकाई नंबर 2, इकाई 2 में आता है भारत के लोग। क्या आते हैं? भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत के लोग सुना होगा ना आपने संविधान में, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है। क्या है, क्या रहे, है ना। भारत के लोग, विविधता में एकता, विविधता में, मतलब हम इतने विविध है, इतने डाइवर्स है, उसके बाद भी यूनिटी से रह रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
मतलब आप सोचो कि कितने धर्म के लोग रह रहे, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में है ना, लेकिन मुसलमानों को कितना सम्मान है ना। तो कुछ जो आपको सोशल मीडिया पे चलता है ना वो असली नहीं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना ऐसा रियल नहीं। तो हम कितने अलग अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध सब रह रहे हैं और इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतनी जनसंख्या होने के बाद। बोले लड़ाई तो होती रहती। देखो अब गांव में एक कहावत है कि 4 जना फिरा रहेगा ठमड़ात बाजेगा, है। तो ये वही बात है कि इतने लोग साथ में रह रहे हैं तो स्वाभाविक बात है थोड़ी सी लड़ाई होगी। तो हम क्या देखेंगे, विविधता में एकता भारत को कैसे बनाए रखती है ना, भारत की कैसे वैल्यू रखती है, ये सब चीजें देखेंगे। देन हम देखेंगे सामाजिक फिर देखेंगे क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है बताओ। मतलब एक क्षेत्र में मतलब अलग अलग क्षेत्र में मतलब अलग अलग तरह के लोग एक क्षेत्र में कि मतलब अब हम अपने वहाँ पे बोले मालवा सबसे अच्छा है, रतलाम सबसे अच्छा है, कोई मंसूर है, मंसूर सबसे अच्छा है। अपने क्षेत्र को बोले अरे मेरे गांव की तो बात ही अलग है, अपने क्षेत्र को सबसे अच्छा बताना है ना। तो क्या है, संस्कृत क्षेत्र। फिर भाषा, हम मालवी भाषा क्या बोलते हैं, अरे यार मालवी भाषा की तो बात ही अलग है ना, अपनी भाषा को बोले। और सही बात है, अपनी भाषा से शर्माना नहीं चाहिए कभी, हमारी जो मदर टंग है ना बोलनी चाहिए। बोले हो सर तो मालवी बोले गामड़ा बोले गांव का सर ना, मैं अमेरिका से मैं गाँव गई हूँ। तो हमें अपनी भाषा से डरना नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा मंच में गांव की भाषा बोल देता हूँ, होंगे तो अब होंगे तो। नहीं तो सर ये विलुप्त हो जाएंगे फिर तो। भाषा एक ऐसी चीज है जो समाज की धरोहर है, उसको बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन एक बार खत्म हो जाएगी तो अब स्कूल जाते हैं हम, प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम वालों की वैल्यू, बोले बड़े अंग्रेजी, वो बच्चे गोलू बच्चे, वो इंग्लिश पढ़ते अच्छी बात है, लेकिन उनके घर में क्या बात होती है, हिंदी में बात करते। गांव के बच्चे तो मालवी में बात करते और उन बच्चे के ऊपर थोप रहे इंग्लिश। अच्छा आजकल तो ऐसा भी होगा, माँ बाप का भी टेस्ट होता है स्कूल में, पेरेंट्स को बुलाते हैं, क्या बोले आप कैसे, आप गंवार तो नहीं है, गंवार बच्चों को हम नहीं रखें, जो गंवार पेरेंट है उनके बच्चों को हम नहीं रखें। ऐसा हो गया स्कूलों में, ये पढ़ा रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर भी रिजल्ट सरकारी स्कूल का अच्छा है इस बार, 10वीं में ना 8वीं में सब। तो ये बहुत सारी चीजें। तो हम भाषा के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, धार्मिक और जनजाति विविधता। धार्मिक व जनजाति, हमारे यहाँ पर कितनी जनजातियां हैं, लगभग मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां हैं, पूरे देश में तो 705 जनजातियां हैं ना, बहुत सारी जनजाति। अब ये कैसे रह रहे हैं, है ना, जनजातियों का कल्चर पूरा अलग रहता है, जो ट्राइबल है ना उनका कल्चर बहुत अलग है। देन अगला टॉपिक आएगा आपका, हम देखेंगे अपराध का बदलता परिदृश्य, कुल मिला के क्राइम के बारे में। अपराध जो होते हैं ना, आप वो देखते हैं ना, क्राइम पेट्रोल क्या होता है, वो सीआईडी ने वो क्या क्या होता है ना, वो अपराध बताते कि अपराध करना सिखाते। मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, सीआईडी आपको अपराध बताती है, अपराध करना सिखाती है कि इस प्रकार से भी आप मार सकते हैं, दोनों होते हैं। तो अपराध का बदलता परिदृश्य में क्या आएगा, नशेड़े हो गए बच्चे आजकल के, क्या हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते, दारू पीते, गांजा पीते, भांग पीते, बियर पीते, स्टेटस सिंबल मानते, बोलो वो दारू पी रहे तो स्टेटस है ना। तो क्या हो गया, नशीली दवाओं की लत हो गई। कैसे छुड़ाएं इनको, बताएंगे आपको, है ना। बाबा बंगाली से मिले हर सोमवार पुरानी बस स्टैंड के पीछे, है ना, नशीली दवाओं की लत नहीं देखा आपने, इश्तिहार नहीं देखा हो, एडवर्टीजमेंट नहीं देखा, बड़ा बड़ा शब्दों, राज डॉक्टर गुप्त रोगी मिले हर सोमवार, हो नहीं देखा क्या, राज डॉक्टर, राज दवाखाना है ना। हाँ, तो नशीली दवाओं की लत, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, सुसाइड क्यों करा जाता है। बहुत अच्छी स्टडी है एमाइल दुर्कीम की, कि लोग मरते क्यों हैं, प्यार में मरते हैं कि किस में मरते। जैसे अभी एक माँ मर गई अपने बच्चों को लेके, मरी क्या, सब में मरने वाले थे, लेकिन अपने बच्चों को जान, एआई का जमाना था, वो एआई जनरेटेड था, पर वो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसने हमने आपको एग्जांपल, एक ऐसा ही केस पहले हुआ था, एक बार फ्लड आ गई थी, फ्लड बाढ़ आ गई थी, तो क्या हुआ कि मरने वाले सब ऑलमोस्ट मरने, तो उस माँ ने अपने बच्चों को इस प्रकार से रखा कि उसकी खून की बूंदे उसके मुंह में जाए, और फिर 24 घंटे बाद इसको रेस्क्यू किया, वो बच्चा बच गया। उसकी माँ मरते तक दम तक ध्यान रखी गई कि ये बच्चा मेरा बच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, पानी चाहिएगा, 24 घंटे तक बच्चों को पानी मिलेगा, यूं ही बढ़ जाएगा। तो एक एक बूंद 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 धीरे धीरे पड़ती रही उसके मुंह में, और बच्चा बच गया। सोचो,
तो ये एक कोई देश के लिए मर जाता है आर्मी में, कोई प्यार के लिए मर जाता है, कोई नौकरी नहीं लगती है तो मर जाता है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं इसको बताएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, सुसाइड क्यों करा जाता है, सुसाइड से कैसे बचे। अब देखिए डिप्रेशन में क्यों आते हैं हम, डिप्रेशन में आए ही ना, ऐसा क्या करें, क्या करना है ऐसा कि डिप्रेशन में ही ना आए। टेंशन मतलब फ्री होगा। टेंशन तो आ जाती है, हंस ही करो बस, लोड नहीं लेना है। क्योंकि आपने सुना होगा वही सो राम रचि रखा, होगा वही जो राम ने रच रखा है। यही बात है कि आत्महत्या वो करते हैं जिनके दोस्त ऐसे फोकट रहते हैं, दोस्त अच्छे को फक्कड़ दोस्त, हाँ हाँ ही करते रहे वो, कोई लोड नहीं, नौकरी बोले ही लग जाएगी, अच्छी बात है, नहीं लगी और अच्छी बात। ये ऐसा होना चाहिए, आप में ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए, तब जाके हम। और अगला साइबर अपराध, विशेषकर लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत है इसमें। साइबर अपराध क्या होता है, वो AI वाला एआई जनरेटेड। क्या हो गया आपका, आजकल किसी का भी फोटो ले लिया और लड़के के साथ जोड़ दिया और भेज दिया। अब गांव के लोग बेचारे इतना समझते नहीं। क्या आपने सुना होगा कि वो आपका हनी ट्रैप सुना किसी ने। क्या होता था कि वीडियो कॉल आता है, लड़कों को वीडियो कॉल आता है और उधर से लड़की बिना कपड़ों में दिखती है, और आप जैसे ही देख लेते हो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर आपको वो वीडियो भेजते स्क्रीन रिकॉर्ड, क्या बोले पैसे दो नहीं तो हम आपके सबको भेज देंगे। और आपका फ़ोन तो कितना सिक्योर है, आप किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, वो सबको पता है फ़ोन में। आप एक बार देखना फ़ोन को सब कैसे पता है। आपने एक दिन बात करी यार मेरे तो जूते लाने, तो आपके एडवर्टीजमेंट सब जूते के आने लगेंगे, इंस्टाग्राम पे भी जूते आएंगे। या आपकी दोस्त से कॉल पे भी बात कर ली कि यार कोचिंग जाना था, आपकी एड कोचिंग के आने लगेंगे। ऐसा क्यों है, एल्गोरिदम। तो साइबर अपराध कैसे होता है, क्यों होता है, इससे कैसे बचे, ये हम सब देखेंगे। मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा। क्यों, आप फोन चलाते हो, आपके घर में सब फोन चलाते हैं सर ना। होता है, अगर एक रील अपन ने लाइक एक रील लाइक कर दो फिर, अच्छा कभी वही तो है, कभी कभी हम रात में क्या करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं तो दुख वाली रील, वही कभी हमसे कभी लड़ाई हो गई किससे, तो लड़ाई वाले, अपने आप को अच्छा बताने और सामने वाले गलत बताने के बाद काम करें। अगर हमें सर से नाराजगी है तो ऐसे बुरा आएगा कि टीचर बूढ़े होते। अगर हमें किसी से अच्छा लग रहा है तो ऐसा आएगा कि उससे अच्छा तो कोई है ही। ये क्या है, ये गुलामी, मानसिक गुलामी। इंस्टाग्राम आपको चला रहा, आप इंस्टाग्राम को नहीं चला रहे। आप रील चलाने जाओ कि बोले 2 मिनट का काम नहीं, 2 मिनट वो 1 घंटे में बदल जाए, नहीं पता है ना। तो ये क्या है, तो साइबर अपराध कैसे बढ़ रहा है, इनसे कैसे रोके। देखो आज के ज़माने में जो व्यक्ति थोड़ा सा अवेयर रह गया वो इन चीज़ों से बच जाए। मेरे आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है ना। साइबर अपराध देखेंगे, देन हम देखेंगे महिलाओं के प्रति हिंसा। ये जो लोग दारू पी के आते हैं अपनी महिलाओं को मारते, ये क्यों होता है, और महिलाओं के क्या अधिकार है, या महिलाएं क्यों सहन करती है। बताओ क्यों सहन करती है महिला, दारू पी के आएगा मारेगा तो है। महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। बताओ घरेलू हिंसा का महिलाएं शिकार होती है, वो क्यों, क्या रीजन है ऐसा, महिला कुछ बोल। पढ़ी लिखी होती है हाँ, इसको मतलब एक तो दबाव में रखा जाता है, बोले ये कर देगा, क्योंकि देखो अब पढ़ी लिखी तो है नहीं, पर आजकल लड़कियां बहुत पढ़ने लगी। पहले क्या होता था, 10 साल की 11 साल की लड़की 12 साल की लड़की शादी कर दी, वो बड़ी हुई इतने बच्चे हो गए, वो थोड़ी और बड़ी हुई इतने उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। पति दारू पी के मार रहा है, पति को पता है कहाँ जाएगी, जाए तो बच्चों को कहाँ ले जाए, कमाना आता जाता है नहीं। तो पर आजकल की लड़कियां पढ़ लिखी थी, एक झटके में छोड़ देती। पहले डिवोर्स इतने नहीं होते थे, आजकल डिवोर्स होने लगे। क्यों, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया है। स्वाभाविक बात है, एजुकेशन बढ़ेगा तो क्यों कोई सहन करेगा। तो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, मारते हैं लोग, है ना। बहुत सारे पेरेंट भी मारते हैं अपने बच्चों को। बोले लड़की, बोलते थे डाकण वही या तो छोड़ो चाइल्ड हो, तो ऐसा बोलते गाँव में। लड़कियों को बड़े हीन भावना से देखते हैं, है ना। बोले जिससे लड़की होती है लोगों को टेंशन हो जाती है। पर आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, आजकल के नए बच्चों को सबको क्या चाहिए, लड़की चाहिए, है ना। मेरे जैसे लोगों को सबको बोले लड़की होगी तो अच्छी थी। सबको पूछो आप, आजकल के ज़माने के जितने भी बच्चे हैं ना, शादीशुदा को नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई वो, शादीशुदा तो लड़का ही चाहिए उनको। ये भी देखा मैंने, मेरे जो दोस्त थे वो पहले बोला करते थे कि बोले यार लड़की, उनकी लड़का हो अगर मजा आ गया उनको, बस अब ऑपरेशन करा लो। ये ऐसा भी रहता है क्योंकि शादी से पहले आपका डिसीजन रहता है, शादी के बाद उनका भी रहता है। दोनों का डिसीजन, आपकी पत्नी का भी डिसीजन रहेगा, आपके पति का भी रहेगा। तो ये रहता है। तो राजस्थान में ज्यादा होता है, मतलब लड़की हो गई तो राजस्थान कहाँ लिख रखा है, मेरे देखना पहले होता था देखो ना, बात ऐसी है राजस्थान में फिर भी कि मतलब हम ऐसे किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते, वहाँ ज़्यादा होता है ना। किसी भी चीज़ को ऐसे जनरलाइज थोड़ी, वहाँ ज़्यादा होता है, हमें कोई नहीं, कोई तथ्य थोड़ी भी कैसे। मैंने क्या बोला था,
हमें क्या दिखेगा? जो समाज में कम होगा कुत्ता आपको खाएगा ना तो नहीं आएगा, आप कुत्ते खा जाओ तब से आ जाएगा। कि वो बात है। तो राजस्थान की हमने 2-4 रील देख ली, छोटी सी उम्र पढ़ रही रे बाबू सा वो आनंदी वाला, तो अब मेरे दिमाग में वो बैठ गया। बालिका वधू देख लिया तो बोलो अरे यार, फिर भी देखा सुना आप। हाँ, छोटी उम्र में शादियां बहुत होती है। एक कम्युनिटी लड़कियों को मतलब फिक्स है कि यही करना, मतलब अभी भी चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी RS का रिजल्ट देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट देखो, नहीं, है ना। अब जो है ना मतलब गाँव में अधिकतर तो नहीं होता, क्या होता है, मतलब पढ़ते लड़कियां मतलब वो आते हैं ना राजस्थान में गाँव जितना बोले पढ़ते हैं ना लोग, मध्य प्रदेश में राजस्थान की पढ़ाई नहीं है इतनी अच्छी। अच्छी है काफी। हाँ, सर करे ना मतलब अभी लड़की मैंने सुना मतलब वो काम करना है इधर कितना उसके 85% कहाँ के थे, पूरा चलती है। कहाँ थी की थी वो? मतलब वो राजस्थान की थी, मतलब काम करने के लिए आई थी मेरे। ओके। तो मैंने फिर अपने स्तर पे जाके फिर मालूम पड़ा कि उसकी क्या है। फिर मैंने बोला टिप के भी मतलब फिर भी करना टीप के 85% टीप के किससे हुई? हाँ फिर बता मैंने स्कूल में दिखा दिया, हवा है। लेकिन फिर भी टीप के तो पास हो जाते हैं, ऐसा क्या है? फिर भी उसको करना चाहिए ना सर, आगे पढ़ाई। देखो हर व्यक्ति को ये ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है कि वो पढ़ पाए, नहीं उसकी मम्मी से मैंने बात की तो वो तो बोल रही हाँ मैं तैयार हूँ उसको पढ़ाने के तो फिर बोलो पढ़ो। लिए। मैंने बोला ना उसको, तो क्या बोले हो? तो वो बोले कि ना मतलब वो आज तो बोले थे कि मैंने कहा था आज तो मैं नहीं आऊंगी, तो फिर मैंने कहा मेरी दीदी को, मेरी दीदी से आप नंबर ले लेना फिर अपन बात करेंगे बाद में। देखो पढ़ाई आपको जो लेगी ना वो कोई चीज़ नहीं दे पाएगी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी 2018 में, है ना, तो मेरे साथ वाले जो लोग थे 12वीं के बाद वो काम करने लगे थे। काम कहाँ? सेठ की दुकान पे 5,000 में 6,000 महीने से, और वो काम करने लगे। तो मेरे घर वाले बोलते थे, बोले अरे देखो ये तो पैसा कमाए फूका ही नहीं करें। तो मैं बोलता था कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे। उसके बाद बहुत लोगों ने टॉर्चर किया, बहुत ताने दिए, बोले ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, बोले कुछ नहीं करते उन्हें कुछ नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा। पर लगातार पढ़ाई करी मैंने, मन मार के पढ़ता रहा। अब वही लोग बोलते कि अरे वाह यार कई काम कर रहा है यार, मैं वहाँ रहता तो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में छोटे छोटे सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा सा सेक्रीफाइस कर दिया ना आपने कि यार ये छोड़ो, तो वो बाद में बहुत फायदा रहेगा। नहीं अगर आपने सोच लिया कि मैं तो अभी पैसे कमाऊँ, नहीं। हमारा मन क्या होता है पता है, थोड़े से हम पढ़ते हैं ना तो बोले मैं मदद करूँ घर वालों की, पहले खुद की मदद कर लो पढ़ के, फिर घर वालों को करना। हम खुद तो रोना, ये मदद नहीं होता है, अपनी पढ़ाई से भागना होता है, जिम्मेदारियों से भागना होता है। मदद वो होती है जो पढ़ाई करो ताकि लॉन्ग टर्म, अभी काम कर लोगे क्या हाथों हाथ आपको मिल जाएगा रिटर्न? नहीं। हाँ 2-4 हज़ार 5,000 मिलेंगे, पर अगर आप अभी पढ़ लोगे। एक है माओ, माओ नाम का एक व्यक्ति हुआ, माओ से तुम, उसने बोला है 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क 1000 ईयर ऑफ एंजॉय। 1 साल का कठिन परिश्रम आपको 1000 साल की मजा देगा। वो पढ़ाई से होगा, वो परिश्रम पढ़ाई है, वो गधा हिमालय नहीं। तो वो चीज़ें। अब अगला देखो, घरेलू हिंसा हो गया, साइबर अपराध, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या। उसके बाद देखेंगे हम वर्तमान बहस क्या हो रही है कि वर्तमान में भारत का क्या रेलेवेंस है। प्रेजेंट टाइम में भारत में परंपरा वर्सेस आधुनिकता क्या है ना। परंपरा व आधुनिकता, आप बोलते हो बड़े मॉडर्न भैया यार आजकल का लोग, है ना, बोले अरे बड़ा परंपरागत लोग, बड़े डोकरे लोग है। तो इन दोनों के बीच में क्या लड़ाइयाँ चल रही है? परंपरा अच्छी कि आधुनिकता अच्छी? बताओ, परंपरा अच्छी कि आधुनिकता? दोनों सही है। परंपरा भी अपनी जगह सही, आधुनिकता भी, है ना। हर चीज बुरी और बुरी या अच्छी नहीं होती, अच्छी और बुरी होती। हर चीज के दो पहलू होते, अच्छा और बुरा होना। हमारे मन 2 चश्मे लगे, एक तो या तो अच्छा, किसी को अच्छा मानेंगे तो अच्छा ही मानेंगे, बुरा मानेंगे उसकी अच्छाई भी छोड़ देंगे। पर ये आधुनिकता भी अपनी जगह सही है, परंपरा भी अपनी जगह सही है ना। ये देखें, उसके बाद आती है धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। क्या आता है? धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को बराबर बराबर वैल्यू देंगे। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि राज्य का या भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में हर धर्म को बराबर बराबर क्या मिलेगी? योग्यता। क्या? हर धर्म का सम्मान होगा। सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, है ना। हम देखते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, बोला भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे संविधान में लिख रखा है कि भारत क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हमारा बेस
ये नहीं है, धार्मिक आधार पर नहीं बने। पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बना, बांग्लादेश धार्मिक आधार पर बना, लेकिन भारत क्या बना? धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, कि भारत में दूसरे धर्म में होंगे तो हम उनको सम्मान देंगे। और स्वाभाविक बात है, भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं ना। देन अगला देखेंगे हम, धर्मनिरपेक्षता हो गया। बहुलवाद, प्लूरलिज्म। क्या होता है बहुलवाद? बहुत सारे लोग को कार रहना। बहुलवाद मतलब बहु, प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, अकेला। प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे पुरुष रहते हैं, महिला रहते हैं, ट्रांसजेंडर रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, यहूदी रहते हैं, क्रिश्चियन, सब रहते हैं। तो ये देखेंगे बहुलवाद। और लास्ट में देखेंगे आपका बहुलवाद हो गया राष्ट्र निर्माण, नेशनल यूनिटी। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? अब राष्ट्रवाद क्या होता है बताओ? नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? हमें भारत से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि हमें किताबों में पढ़ाया गया, टीवी में दिखाया गया, बॉर्डर पिक्चर दिखाई गई है ना। हमारे 15 अगस्त पे प्रोग्राम होते, 26 जनवरी प्रोग्राम होते है ना, बोले देश का ये, देश का तो वो होता। राष्ट्र का निर्माण कैसे हो रहा है? लोगों से बनता है ना राष्ट्र का निर्माण। अगर हमने कल से आर्मी का भरोसा करना बंद कर दिया, या हमने भारत में भरोसा करना बंद कर दिया, अब पत्थर फेंकने लगे, हम तोड़ने लगे सरकार जी, तो क्या होगा? राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगा। ये सब देखेंगे। तो यूनिट 1 ये, यूनिट 2 इसमें कोई भी डाउट हो तो देख लो और पूछो, बताओ। देखो इसको पढ़ो एक बार, क्या क्या समस्याएं हैं। मनीष नहीं आया यार? प्रगति से बात करना है ना, आप क्या बोले हो? नहीं, वो एक और कौन, आपकी दोस्त आफरीन, उसने क्या बोला? मैंने उसको 2 दिन तो बोला इसलिए मैंने बाकी नहीं किया। हाँ वो ठीक। बोलेगी कि मेरे को तो कहीं जा रहे हैं। अरे वो तो इंटरव्यू स्किल सीख रही है वो। मैंने उसको बोला नहीं। देखो ये इतने अच्छे टॉपिक है ना, मजा आ जाएगा आपको। सब बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक है। आप सीखने को भी मिलेगा इससे कि नहीं यार ये कितनी अच्छी चीज है। क्या ये एक एक 2-2 पेज के टॉपिक है। पीडीएफ भेजेंगे आपको एक ही, ये निकाल लेना। सबसे बहुत नंबर आएंगे पेपर 2 में, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जितना पढ़ा है उतना। एक्स्ट्रा दिमाग क्या? तो भाई जो 12वीं में पढ़ रखी ना वही चीजें, नया कुछ नहीं रहता है। पॉलिटी में भी आपने पढ़ रखा होगा, वो सब मौलिक अधिकार ने फलाना नहीं है। इतिहास में भी आप पढ़ रखा हो, इतिहास में भी वही काम आएगा। और अभी बीए में भी यही पढ़ोगे, बीए बीएड करोगे तो उसमें भी यही आएगा, सब यही है। सिलेबस किसका है? ग्रेजुएशन और इसका, यार 12वीं और ग्रेजुएशन का है ना? अगर आपको एक बार सिलेबस अच्छे से समझ आ गया किसी भी टॉपिक का या किसी भी विषय का, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको सिलेबस ही नहीं समझ रहे, डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए। हम कुछ भी करते उसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं ना, कि हम पहले शादी कर लेंगे उसके बाद उसको जानेंगे, उसके रिश्तेदारी को नहीं को जानेंगे। पहले क्या करते? रिश्तेदारी को जानते, निकालते रिश्तेदारी, कहाँ रिश्तेदारी कैसे हैं, कि हम पहले शादी करने के बाद देखते नहीं। तो हम शादी करने जा रहे हैं और रिश्तेदारी और यही निकाल रहे, मतलब पहले इसको जानो कि है क्या, कौन है ये, कहाँ से निकले हुए ये, कहाँ रहे ये सब। अगर हमें सिलेबस पता है फिर दिक्कत नहीं आएगी, और सिलेबस ही नहीं पता ना फिर प्रॉब्लम है भैया। बस यही यूनिट 2। समरसता मतलब सब कितने प्यार से रहते हैं। इतने अलग अलग लोग होने के बाद, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, उसके बाद भी हम अपना इतना अपनेपन का कैसे भाव रखते हैं, है ना। जैसे आपने बोला कि मेरी एक दोस्त आ रही आपने, तो आपने मीडिया पे देखा हिंदू मुस्लिम तो लड़े होते, अच्छे नहीं होते, लेकिन दोस्त कैसे हो गया है? सोशल मीडिया पे ये देखा ना, बोले हिंदू खराब होते, मुस्लिमों को लगता है हिंदू खराब होते, हिंदुओं को लगता है मुस्लिम खराब है। लेकिन वास्तविकता में कोई खराब नहीं, खराब कुछ लोग हैं, कुछ लोग रहते वो पूरी एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देते। जैसे अभी यहाँ कुछ भी लगा दिया, खुशबू आ रही, वो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ कुछ बदबू आने लगी, और बाप रे बदबू आ रही, बहुत बेकार लग रहा है। 10 चीजें अच्छी, एक खराब हो गई, बोले अरे वो तो है ही नहीं किसी को नहीं आती फिर वो जो सामने वाला बोले इसके चक्कर में बोलते हैं हाँ इसमें रहने से कुछ भी नहीं होता है। ये भी है कि वो दिमाग में भी जोड़ जोड़ बोले हाँ यार ये होगा। चलो अब यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 किसका है? देखो ये आपका 73वां संशोधन है, बहुत बेसिक टॉपिक है ये भी, है ना। तो यूनिट 3 पढ़ेंगे। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, है ना, पढ़ना नहीं, याद।
पढ़ने में और याद होने में क्या फर्क है पता है? पढ़ने में ये होता है कि पढ़ते तो हम अखबार भी, पढ़ते तो हम बहुत सारी चीजें, याद करना है हमें, क्योंकि वहां लिखना है बिना देखे देखे। जब 12वीं में याद करते थे ना, ऐसे याद करो, पढ़ो मत, याद करो। अब हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 3। इकाई 3 बेसिक देख लिया सोशियोलॉजी का। अब इकाई नंबर 3 में आता है आपका पहला टॉपिक, उसका नाम है ग्रामीण समाज, ग्रामीण समाज का अध्ययन, मतलब रूरल सोशियोलॉजी या रूरल सोसाइटी, है ना? ठीक, रूरल सोसाइटी का, द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी। अब इसमें अब क्या टॉपिक आता है? ग्रामीण व शहरी, ग्रामीण व शहरी समाज में अंतर क्या है? बताओ क्या अंतर है ग्रामीण व शहरी समाज में? गांव के लोग कैसे जीते, शहरों के लोग कैसे जीते ना, ग्रामीण व शहरी। और ग्रामीणवाद और नगरीयवाद क्या होता है? नगरीयवाद व ग्रामीणवाद क्या होता है? वाद का मतलब भैंस, है ना, भैंस, कि गांव के लोग कैसे होते, बाजार के लोग कैसे होते, ये सब ग्रामीणवाद व शहरीवाद, है ना। तो हम ग्रामीण समाज का अध्ययन में देखेंगे ग्राम व समाज का में क्या अंतर है, गांव का समाज कैसा है, शहरों का समाज कैसा है ना, गांव पे क्या भैंस है, शहर पे क्या भैंस है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम किसानों का अध्ययन। क्या देखेंगे? किसान, बोले किसान क्यों मरते हैं, किसान सुसाइड क्यों करते हैं, किसान क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, किसानी में क्या होता है, ये सब देखेंगे, किसानों का अध्ययन। उसके बाद देखेंगे 73वां संशोधन। 73वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद क्या हो रहा है? वह पहले पंचायत राज, मतलब पंचायत की क्या व्यवस्था थी 73rd अमेंडमेंट के पहले, और उसके बाद 73rd अमेंडमेंट कब आया? 1992। इसके पहले सिस्टम क्या था, इसके बाद सिस्टम क्या है? पहले गांव पंचायत है ना, 1992 के बाद है, उससे पहले गांव पंचायतें थी। तो उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है? तो 73वें संशोधन के बाद वह पहले क्या है, सिस्टम क्या था पंचायतों का, उसके, है ना। हाँ, और ग्रामीण नेतृत्व क्या है? गांव में एक नेताजी रहते, क्या नहीं रहते, कुछ भी होगा तो सब कराएंगे। एक ऐसे रहते जो सगाइयाँ करवाते, एक ऐसे रहते जो मांडा मौसर कुछ भी होगा तो वहाँ जाएंगे, सबको जिमाने लगाएंगे। हर डोमेन का एक एक्सपर्ट होता है गांव में। कोई ऐसा होगा जो सब्जी बनाने का परफेक्ट आदमी होगा, कोई ऐसा होगा जो जिसको बेसिक नॉलेज होगा, है कोई प्रसाद, हमारे गांव में भी एक दो जो प्रसाद बांटने का काम करते, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रसाद वही बांटते हैं सब जगह, है ना। बोले डबल बताओ रे, इतना नॉलेज देता हूँ, है ना। तो ये तो सब ग्रामीण नेतृत्व में क्या क्या है है ना। तो ग्रामीण नेतृत्व, फिर हम देखेंगे ग्रामीण नेतृत्व के बाद आ रहा है आपका गुटबाजी। गुटबाजी क्या होता है? जैसे गुटबाजी आप चारों साथ में आते, गुट बन गया आपका। गुट मतलब एक ग्रुप बनाना। ग्रुप कैसे बनता है गांव में, शहरों में, लोगों में, गुटबाजी। उसके बाद देखेंगे हम, गुटबाजी हो गया आपका लोक सशक्तिकरण, लोगों का भला कैसे होगा, है ना, पब्लिक इंपावरमेंट। लोक सशक्तिकरण, लोगों का सशक्तिकरण कैसे होगा, लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, लोगों का सशक्तिकरण कैसे होने वाला है, लोगों का सशक्तिकरण कैसे होगा, ठीक है, लोक सशक्तिकरण। उसके बाद देखेंगे बंधुआ और प्रवासी मजदूर। बंधुआ मजदूरी और प्रवासी मजदूर, ये क्या होता है? बंधुआ व प्रवासी मजदूरी, बंधुआ मजदूरी मतलब हारी रहता है, सीधी सी बात ये, जिसको फिक्स काम कराते, वो बंधुआ मजदूर होता है। वो बंद कर रखा है संविधान में, लेकिन फिर भी रखते हैं। बंधुआ मजदूर प्रवासी मतलब यहाँ से लोग कहाँ जाते, जैसे आपके सेलाना से और इधर से आप बाजना से लोग काम करने, सोयाबीन काटने जाते हैं ना, प्रवास करते अपने गांव से दूसरे गांव जाते, तो प्रवासी मजदूर या लोग यहाँ से मुंबई जाते, दिल्ली जाते, इंदौर जाते हैं, है ना, या गांव से रतलाम में आते, या रतलाम से दिल्ली जाते हैं, या छोटे गांव से बड़े गांव आते। तो वो क्या है, लोग क्यों जाते हैं बाहर, अपने क्षेत्र को क्यों छोड़ते, बंधुआ मजदूरी क्यों होती है, इसके क्या नुकसान है, दुनिया में बंधुआ मजदूर को लेकर क्या कानून है, ये सब देखेंगे। फिक्स रख रहे हो ना आप, उसको बांध दिया है ये, वो मर्जी हो सकता है आपने जबरदस्ती रखा हो कि उसको पैसे दे दियो, मान के चलो कोई गरीब आदमी,
उसकी शादी कर रहे, तो आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, आपको पता है 1 लाख रुपए कभी दे नहीं पाएगा, तो आपने उसको फंसा लिया वैसे, या 10 के ब्याज से पैसे दे दिए। 10 का ब्याज मतलब फिर गांव में 10% नहीं, 10 रुपए, 10 का ब्याज मतलब भारत में 1200 रुपए, 1200% ब्याज है ना। मतलब 1 महीने के 12 नहीं सर, हमारे यहाँ मतलब जैसे कि 15-20 जैसे 15 है हमारी तो मतलब जैसे कि वो रहते हैं अलग अलग जगह, तो मतलब जैसे वो हमारे इधर हमने ऐसा नहीं कि मतलब वो दूसरी जगह काम करते देखो वो तो एक फ्रीडम ऑफ विल भी होता है, एक आपको चयन करने की आज़ादी है। देखो फ्रीडम ऑफ विल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें इथिक्स में पढ़ाएंगे आपको। फ्रीडम ऑफ विल ऐसा होता है कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हर चीज़ डिटरमाइन है, कि सारी सांसें लिख के आई हुई है, कि भगवान ने कि होगा वही जो भगवान चाहेंगे। ये सोचा होगा ना, सुना होगा ना कि हर व्यक्ति को क्या होगा, वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। तो क्या आपके पास एक चॉइस था, सुबह उठ के आप रील देखते, 1 घंटा रील बैठते बैठते फ्रेश होते, उसके बाद आते फिर सो जाते चाय पी के, फिर रील देखते फिर सो जाते, और आप सोचते मेरी नौकरी लग जाएगी। आपके पास क्या ऑप्शन था, या तो ये करते, या क्या करा आपने, सुबह उठ के मन नहीं हुआ तो भी नहाए, क्लास आए, बस में बैठ के बस का वेट करा। आपके पास चुनने की आजादी है, आप बनते वही हो जो फिक्स है, पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप वो बनते हो जो इन दोनों में से एक चुनते हो। ये बात बहुत गहरी बात है। एक बात ऐसी है कि मान के चले मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मेरा एमपीपीएससी है और या मजदूरी है, और ये मैं हूं, ठीक। अब मैं रोज सुबह उठता हूं और क्या करता हूं, रील देखता हूं और हा 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 करके फिर सो जाता हूं, और मेरे किस्मत में लिखा है बाबा जी ने बता दिया एमपीपीएससी में लगेगा ये, तो मैं ये करता हूं नहीं। पर मेरे किस्मत में बाबा जी ने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं रोज सुबह उठ के क्या करता हूं, पढ़ता हूं। चॉइस क्या करा मैंने, मेहनत को, तो मैं क्या बन जाऊंगा, ये तो होगा वही जो फिक्स है, पर वो होगा जो आपने चुना है। सही बात समझ। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पढ़ो, या आपके पास ये भी ऑप्शन है कि टपड़िया करो, तो क्या होगा, जो आप करोगे वो होगा वही जो राम चाहेंगे, लेकिन राम वो करेंगे जो आप करेंगे। आई बात समझ। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। ये जब इथिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम आपको बताएंगे अरे बोला ये वो पहले से लिखा हुआ तब है जब आप उसको लेकर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये वही तो बात है, ये छोटी छोटी चीजें ही तो आपको चयन करना है। चयन इसी का करना है, छोटी छोटी चीजें ही चयन करके हम बड़ी चीजों पे जाते हैं। ये लिखा है आपके पास ऑप्शन है ना, ये तो क्या आप या तो फोन चलाओ या पढ़ाई करो। अब आप चला रहे हो, गलती किसकी है, आपकी। भगवान ने तो ऑप्शन दे दिया आपको, फोन चलाए पढ़। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट एक ही दिया बोले पढ़ना ही पड़ेगा, फोन फोड़ दिया आप फोन सही करा लोगे। फिर भगवान ने तो रोका था, लाइट बंद कर दी, बोले फिर लाइट लेके आएगी, उसके बाद लिख कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये सब देखो भगवान और ये सब समाज को बांधने के लिए थी। ये जब बिना जवाब वाली चीज है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। बंधा मजदूरी हो गया है ना। ग्रामीण समाज में बदलाव, गांव का समाज कैसे बदल रहा है, गांव की लड़कियां कैसे जींस टॉप पहन के आ रही है, कैसे नई नई घड़ियां बांध के आ रही है। एक एग्जांपल है कैसे गांव की लड़कियां, जैसे आपने देखा होगा, उसकी नौकरी लग गई, इसरो में चली गई, ये कर लिया, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई। ये कैसे हो रहा है, गांव के लोग कैसे नौकरी पा रहे, गांव के लोग कैसे इन्फ्लुएंसर बन रहे, ये सब गांव का समाज कैसे। तो ग्रामीण समाज कैसे बदल रहा है ना। ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान कैसे कैसे बदलाव आया, ग्रामीण का समाज कैसे बदला है, बदलाव आया। उसके बाद देखेंगे नगरीय समुदाय में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, गांव में पहले क्या होता, गांव का मतलब क्या समझते थे आप, कि गांव का मतलब तो ये होता है कि एकल परिवार नहीं, सामूहिक रूप से रहना आने, सब प्यार से रहना आने। क्या ऐसा वास्तविकता में हो रहा है आजकल। शहरों का मतलब क्या होता है, शहर के लोग तो खराब होते हैं, बोलते नहीं किससे नहीं, है ना। तो गांव में और शहर में कैसे, तो नगरीय समाज में भी क्या बदलाव हो रहा है, नगरीय समाज में क्या बदलाव हो रहा है ना। गांव का समाज कैसे बदल रहा है, नगर का समाज कैसे बदल रहा है ना। और बदलाव, वह नगरीय समाज की विशेषता क्या है, नगर का समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं,
कि नगर में कैसे रोजगार मिलता है, नगर के लोग कैसे आगे रहते समाज से, ये सब चीजें है ना। तो नगरीय समाज में कैसे परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद देखेंगे हम नगरीकरण के प्रभाव क्या है। नगरीकरण मतलब लोग गांव गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। के प्रभाव, नगरीकरण से क्या प्रभाव आ रहा है, क्या कारण है इसके, है ना। नगरीकरण क्यों होता है बताओ मुझे, नगरीकरण क्यों हो रहा है और क्या प्रभाव है इसका और क्या कारण है। नौकरी के लिए जाते एक तो लोग, ज्यादा चांस मिलते इसलिए। आप जैसे मैं गांव रहता, क्या गांव में पीएससी कोचिंग खोल लेता, क्या गांव में पढ़ा पाता, क्या गांव में पीएससी की तैयारी कर पाता, नहीं कर। मैं जब शहर में गया तो क्या मिला कि बोला अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो शहरों की ओर क्या है, ज्यादा संभावनाएं, ऑप्शन ज्यादा है, बहुत सारे विकल्प है कि हम ये भी कर सकते, ये नहीं तो ये कर सकते, ये नहीं तो ये। हाँ, गांव में क्या है, लोग बहुत है। आप घर में जहाँ मान के चले आप 4 लोग हैं, खेत है 2 बीघा, बोले क्या करते, खेती करते। जबकि उसमें एक व्यक्ति भी नहीं होगा तो भी खेती हो जाए 200 रुपये में मजदूर करा के, और हम क्या बोल रहे, खेती कर रहे। 4 लोग जाएंगे उसको ऊंधे पड़ते रहेंगे उस खेत में, क्या हो। पर शहर में चारों काम पे जाओ, 200 कमा के लाओ, 800 रुपये हो गए। तो गाँव में काम मिलेगा नहीं, और शहरों में काम के ऑप्शन है, पढ़ाई का ऑप्शन है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो गांव से फिर बस में बैठोगे, स्टेशन जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट स्टेशन गए चले गए। आपको कई सामान मंगवाना है, डायरेक्ट रतलाम आ जाएगा। बट कोई चीज़ लेना है, रतलाम मिल जाएगी। गांव में मिलती है क्या वो चीज़, गांव में बस आती है क्या, वो नहीं आती। तो शहरीकरण क्यों हो रहा है, लोगों को शहरों के ओर रुझान क्यों बढ़ रहा है, ये सब देखेंगे ना। इसको देखो एक बार, कोई डाउट हो तो। इसमें मैंने चूज करना है, चूज तो नहीं पढ़ना। क्या हुआ, क्या हो गया आपके पेट दो। मेडिकल तो लेट खुलेगा थोड़ा, पैरासीटामोल खा लो। आपके पास पड़ी है क्या, तो बेसिक रखा करोगे, दवाई है तो आपके नहीं क्या अच्छा पेपर उनका है, नहीं, पेपर तो अच्छा गया है, मिला है क्यों नहीं। आंसर के लिए है ना, अभ्यास वाले के लिए। अभ्यास वाले ने भेज तो दी ग्रुप में। वो एक तो वो आंसर की आएगी और फिर वो ओरिजिनल आएगी, तो ये अभ्यास वाले में दिए सिमिलर आएगी तो नंबर तो मालूम पड़ जाएगा ना कितने आए। तो बहुत सारी कोचिंग वालों ने दूसरे ने बना दिए, उसी दिन आ गए पेपर होते ही। नहीं, दीदी ने तो नहीं मिले, मतलब दीदी तो ये अभ्यास वाला का ही कर रहे हैं, मतलब इसका ही वेट कर रहे हैं यार, ये इसका दिला है। तो मेरे को लगता ना, मतलब कि पेपर तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन ना कट ऑफ मतलब पेपर अच्छा था, बहुत सिंपल था। कट ऑफ देखो बहुत सिंपल नहीं था, टीचर बोल रहे सारे कि मॉडरेट पेपर था, सिंपल मत बोलो इसको। सिंपल लगता है ना वो बहुत डिफिकल्ट रहता टॉप है। होता ना तो अच्छा रहता है। टफ रहता तो पिछली बार तगड़े बिक गई थी इनकी। नहीं, मतलब टॉप रहता तो कट ऑफ कम जाती ना, तो कम नंबर फिर वही बात, टफ नंबर ही नहीं आते मेरे। मैं बताऊं टफ का एनटीए एग्जाम रहता है नेट की, पिछली बार मेरे 150 में से 107 क्वेश्चन सही हुए थे, कट ऑफ 113 गया था। और इस बार कट ऑफ 103 गया तो मेरे 88 सही हुए, हिसाब बराबर। वो कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में जितनी होगी तो उतना परसेंट नंबर आ ही जाएगी, है ना। हो जाएगा तो अच्छा है, से बिल्कुल। अरे बिल्कुल हो जाएगा, देखो भगवान भगवान पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले करता था, वंस अपन ए टाइम इन। ऑप्शन भी ना, मतलब करना भी, मतलब कभी कभी हाँ हो जाएगा, देखो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उनको, ये फिक्स है। वो तो मतलब है, लेकिन जो मेहनत करे, मतलब जो मैन है उसमें तो मिल जाएगा, इसमें मेहनत भी तो बहुत अब ये अगली अटेम्प्ट और देंगे क्या, अब नहीं देंगे? नहीं, अभी नहीं है इसमें, मतलब हो जाएगा, लगता तो है जल्दी बोल हो जाएगा। हो जाए तो बढ़िया है। आपके भाई को एडमिशन दिला दिया हाँ, दिलाने ना। इसमें ही?
प्री फाउंडेशन में 10वीं 12वीं 10वीं 11वीं आई ना 11 12th तो हमने उसको बोला, हम उसको बोल रहे उसको मत कर, तो वो मान नहीं रहा। नीट की हाँ, हम जाते उसको जे करे तो वो कह रहा कि नहीं मैं ये करूँ। तो उनका हम ये चाह रहे मतलब वो बचपन से मतलब है ना कुछ चीजें बनाने में उसको इंजीनियरिंग करना था, तो पता नहीं कहाँ से निकला वो सवाल वो। तो हमें यार मतलब उसमें बहुत टैलेंट है, मतलब वो कुछ भी बनाता है, उसने इतनी अच्छी चीजें बनाता है। तो उनको हमें फिर सोचा, जेई की कराओगे? तो वो कह रहा कि मेरे को जे नहीं करना, मेरे को नहीं बोले नीट में जीवन खराब हो जाएगा भैया। जब मैंने समझाया मम्मा उसको, बहुत समझाया। इधर लाओ पकड़ के एक दिन, आपसे बात करो, हाँ यहाँ लाना आपको। कल आए थे एक भैया आए थे, और ये ऊपर से बंद करो, ऊपर से ना पॉज। तो नगरी समाज की बदलाव क्या हो रहा है, नगरीकरण का क्या प्रभाव हो रहा है, और नगरी समाज की विशेषता। अब हम देखेंगे नगर नियोजन क्या होता है। नगर नियोजन बताओ। सिटी प्लानिंग, शहर बनते हैं ना, आपने देखा होगा शहर में एक जगह से पानी की सप्लाई होती है, लाइट भी एक जगह से बना। गांव में क्या है, गांव में अलग अलग। तो नगर नियोजन कैसे हो रहा है, गलियां एक जैसी है, गटर एक जैसे हैं, नालियां एक जैसी है, पानी का सिस्टम है, रोड एक जैसे हैं। तो नगरों का नियोजन कैसे हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा, इसके क्या कारक है, इस नगर नियोजन को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, नगर नियोजन क्यों नहीं हो पाता है ना, क्या क्या समस्या, ड्रेनेज की व्यवस्था क्या है ना। उसके बाद देखेंगे भारत में नगरीय प्रबंधन कैसे हो रहा है ना, भारत में नगरीय प्रबंधन कैसे हो रहा है ना, नगरीय प्रबंधन कैसे हो रहा है। हाँ, सिटी मैनेजमेंट कैसे होता है, कि सिटी को कैसे क्या चलाना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें देखेंगे हम। ठीक, एक काम करो प्रीति, आप इधर जा रहे थे ना, इधर जाओ, और हो सकता है उस लाइन में एक मेडिकल खुल गया हो, या तो इस कोने पे या उस लाइन में, दोनों खुल गए होंगे। देख के आओ जाओ। इनके कुछ मन नहीं, इनके कुछ पेट वेट दर्द कर रहा है, पेट दुख रहा है कब से। हाँ चले जाओ सर, इनके पास है गोली है क्या आपके पास? मुझे बुक चाहिए। बस चलो, अब यूनिट नंबर 3 पूरी हो गई है। भारतीय नगरीय प्रबंधन, भारत में नगर का प्रबंधन कैसे हो रहा है ना, और नगर नियोजन के क्या क्या कारक है। अब इकाई नंबर, अरे इकाई नंबर 4। हाँ आप चले जाओ, गाड़ी से चले जाना है ना, गाड़ी लाए ना आप, हाँ ठीक है। अब हम देखें यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है ना। अब हम देखेंगे भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, क्या हो रहा है भारत में औद्योगिकरण। उनसे पूछो पैसे है कि नहीं, ठीक है। भारत में औद्योगिकरण, भारत में औद्योगिकरण व सामाजिक परिवर्तन क्या हो, कैसे हो रहा है। भारत में औद्योगिकरण मतलब, अच्छा औद्योगिकरण क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है, ये कैसे हो रहा है ना। ठीक, इस पर औद्योगिकरण का परिवार पर, शिक्षा पर व समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, जैसे आप जाएंगे तो बड़े बड़े कॉलेज बन रहे, बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे, अच्छा इसकी फीस ज़्यादा बढ़ रही है, शिक्षा बदल रही है, समाज बदल रहा है, लोगों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यार उनके लिए इतना बड़ा घर नहीं, मेरे छोटा घर। परिवार छोटे हो रहे हैं, बोले देखो तो हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े हो रहे कि बड़ो इनको तो इतना बड़ा घर, उनकी पत्नी तो इतने अच्छे कार में घूमती, उनको तो इतने शॉपिंग कराते, हमारे नहीं। तो उसका क्या क्या प्रभाव हो रहा है समाज पर, परिवार पर, शिक्षा पर, इन सब पर देखेंगे। उसके बाद आ रहा है स्त्रीकरण का प्रभाव, स्त्रीकरण का, अच्छा क्या होता है स्त्रीकरण का प्रभाव। स्त्रीकरण मतलब स्टेटिफाई चीज हो गई, बोले और उनका स्तर देखो, इनका स्तर देखो, मिडिल क्लास लोअर क्लास, स्त्रीकरण है ना। तो चीजें क्या हो गई, ऐसे स्तर बन गए हैं, इसका समाज में क्या प्रभाव आ रहा है ना, स्त्रीकरण का प्रभाव। उसके बाद देखेंगे हम स्त्रीकरण का प्रभाव, और वर्ग और वर्ग संघर्ष। भारत में, दुनिया में क्या वर्ग है और वर्ग संघर्ष कैसे हो रहा है। वर्ग मतलब ये वही बात है, नहीं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, छोटा बड़ा, ये वर्ग कौन कौन से बन रहे हैं ना, तो ये। और वर्गों में क्या संघर्ष चल रहे हैं,
लोग कैसे लड़ रहे हैं, ये सब क्या है आपका इसमें। देन हम देखेंगे वैश्वीकरण, वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। क्या है वैश्वीकरण, क्या होता है वैश्वीकरण? पूरी दुनिया एक क्या लग रही है आपको, घर लग रही है। मतलब अमेरिका में आपका कोई दोस्त बन सकता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या आप नौकरी कर सकते हो अमेरिका में, भारत में बैठ के, है ना, गूगल मीट पर, है ना, इससे तो पूरी दुनिया छोटी लग रही है। अब एरोप्लेन से आप आराम से जा सकते हो कहीं भी, या एरोप्लेन नहीं तो वीडियो कॉल पे डायरेक्ट देख सकते हो किसी को। तो वैश्वीकरण कैसे हो रहा है ना, पूरे विश्व में चीजें कितनी स्मूथ हो रही है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसकी चुनौतियां क्या है, वैश्वीकरण से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। समाज बिखर रहा है इससे, समाज में लोगों में हीन भावना आ रही है। और समाज शास्त्र का भारतीकरण कैसे हुआ है भारत में, है ना, समाज शास्त्र का भारतीकरण। आपने देखो ना, भारत के देशी जुगाड़ बन गए अपने खुद के, तो समाज शास्त्र का भारतीकरण। और शिक्षा का निजीकरण, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, शिक्षा का निजीकरण कैसे हो पा रहा है, शिक्षा का निजीकरण। सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल कैसे, है ना। देखो समाज शास्त्र का भारतीकरण, भारतीय मतलब भारत की बन रही समाज, भारत का समाज अलग। जैसे समाज शास्त्र के जो कॉन्सेप्ट है ना पूरी दुनिया पे लागू होते हैं, लेकिन हमने अपने खुद के बना लिया जुगाड़। और शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा कैसे निजी हाथों में जा रही है, शिक्षा का निजीकरण। अच्छा क्या होता है शिक्षा का निजीकरण, बताओ। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल होने के बाद भी प्राइवेट स्कूल को कितना प्रमोशन मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल की सब कोचिंग कितनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, जबकि स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो कोचिंग की क्या आवश्यकता पड़ रही है ना। ये चीजें देखेंगे, शिक्षा का निजीकरण। फिर सामाजिक संरचना और विकास, समाज का क्या स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना व विकास, समाज का क्या स्ट्रक्चर है और इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सामाजिक संरचना और विकास। और सुविधा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, ये कौन होते हैं, सुविधा प्रदाता। सर्विस प्रोवाइडर मतलब हम आपको सर्विस दे रहे पढ़ाने की, है ना, आपको मोबाइल फोन कंपनी वाले दे रहे वो बात करने की, लाइट वाले लाइट दे रहे हैं, गाड़ी वाले आपको पेट्रोल दे रहे हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है, कौन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। देन हम देखेंगे अवरोधक, अवरोधक मतलब बाधाएं, समाज में लोगों में बढ़ने में, समाज में क्या 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 बाधाएं आ रही हैं, तो अवरोध क्या आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है विकास और सामाजिक असमानताएं, क्या हो रहा है, विकास व सामाजिक, विकास व सामाजिक असमानता, विकास व सामाजिक व आर्थिक असमानता। मतलब क्या होता है इसका, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे पैसे वाले हो रहे हैं, ऐसे कुछ लोग बहुत अमीर बन रहे हैं, कुछ लोग बहुत गरीब बन रहे हैं। विकास के साथ साथ समाज कैसे पीछे जा रहा है, लोगों में, अर्थव्यवस्था में, ये सब देखेंगे। विकास के साथ सामाजिक प्रभाव क्या रहता है। उसके बाद देखेंगे संस्कृति और विकास, क्या है संस्कृति और विकास। देखो संस्कृति यूनिट नंबर 1 में भी आई थी, यहां भी आ गई है ना, संस्कृति और विकास। संस्कृति और विकास में क्या हो रहा है, सहायक व बाधक के रूप में कुल मिला के संस्कृति क्या है, विकास क्या है, इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं ना। उसके बाद देखें आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद हमने उधर भी देखा था, इधर भी देखेंगे, है ना। आधुनिकता व उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, आधुनिक उत्तर आधुनिकता मतलब आधुनिकता के बाद, आधुनिकता के बाद भी आधुनिकता के भी आधुनिकता आ गई, उसको उत्तर आधुनिकता बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण क्या होता है, हम जीन्स पहनेंगे, हम फोन लाएंगे आईफोन का, हम पिज्जा खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, क्या होता है पश्चिमीकरण। पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्री, जो भारत को छोड़कर विदेश को हम पश्चिम बोलते हैं, अमेरिका वगैरह है ना, वहां जो हो रहा है वो हम भारत में करेंगे, वहां के बच्चों को आजादी हम भारत में चाहेंगे सब, तो पश्चिमीकरण देखेंगे। देन लास्ट में देखेंगे वो जनसंख्या वृद्धि व वितरण। भारत में जनसंख्या वृद्धि व वितरण, है ना, जनसंख्या कैसे वृद्धि हुई, कैसे वितरण हुआ, कुल मिला के सेंसस वाला ये आपका इकोनॉमिक्स का भी है ना। और कैसे वृद्धि हुई, इसका कारण क्या है, जनसंख्या का कारण व प्रभाव। ज्यादा जनसंख्या होने से क्या हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि व वितरण, वृद्धि भी लिखना है ना, जनसंख्या वृद्धि व वितरण। कैसे कैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, कैसे कैसे वितरण है, मतलब महिलाएं कितनी, पुरुष कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, और जनसंख्या कैसे बढ़ी, ज्यादा जनसंख्या होने क्या कारण है, ज्यादा जनसंख्या होने क्या प्रभाव है, जनसंख्या क्या नुकसान है, क्या फायदे, ये सब देखेंगे ना। और लास्ट में आएगा आपका प्रजनन क्षमता क्या होती है,
फर्टिलिटी रेट क्या होती है बताओ? प्रजनन क्षमता, मतलब एक महिला का एक उम्र में औसत बच्चे पैदा करने की क्षमता। मतलब एक जनरली भारत में कितने बच्चे होते हैं? 2। भारत में फर्टिलिटी कितनी है? 1.9। मतलब एक महिला लगभग 2 बच्चे करती है। पहले 3 थे, ऐसे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं ना। आजकल तो लोग एक बच्चे हो रहे हैं। तो प्रजनन क्षमता। उसके बाद हम देखेंगे मृत्यु दर, बच्चा पैदा होते ही कैसे मर रहा है ना, कितने मरते हैं लोग। जन्म दर, मृत्यु दर आएगी। उसके बाद आता है रुग्णता, लोगों में क्या क्या बीमारियां होती है ना, क्या क्या बीमारियां होती है। रुग्णता, प्रवास, लोग कैसे क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। प्रवास तो देख ही लिया था आपको, इमिटेशन मतलब बाहर जाना, प्रवास हो गया आपका। उसके बाद आयु, एज क्या होती है, वृद्धाश्रम क्या होते हैं, फलाना। और लिंग संरचना, मतलब हमारे यहाँ पर जेंडर, और हमने आपको कल बताया था ना कि जेंडर और सेक्स में फर्क। लिंग संरचना, लिंग संरचना, ये हो गया यूनिट नंबर 4। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4। थोड़ी सी बड़ी है, टॉपिक ज्यादा नहीं है इसमें, पर थोड़ी सी नहीं, इकोनॉमी का एक थोड़ा सा टॉपिक है, इकोनॉमी के हिसाब से नहीं पढ़ना इसमें। तो ये होगा यूनिट नंबर 4। अब लास्ट पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 5, इसको देख लो, लिख लो। यूनिट 1 2 छोटी है, 3 छोटी है, यूनिट 4 थोड़ी सी बड़ी है। इतनी भी बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी है, मतलब कुछ टॉपिक ज्यादा है इसमें, टॉपिक पर है छोटे छोटे ना। पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा सिंपल भी नहीं था। मतलब पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, 2024 जितनी भी नहीं जाएगी और 2025 जितनी कम भी नहीं जाएगी। मतलब है तो उससे इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी, उससे कम जाएगी। पेपर मतलब इजी नहीं था, अच्छा पेपर था। बंद करो तो उसको थोड़ा ऊपर से। ठीक है भाई, ये क्लास देखते हैं ना। अब यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है। अब यूनिट 5 में देखो, यूनिट 5 में आ रहा है आपका एनईपी 20। आपकी इस पेपर में जितनी चीजें हो सकती है वो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब चीजें, इसका क्या विजन है, इसका क्या सिद्धांत है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा, हाँ शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा, हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या विजन है, मतलब क्यों आई है, क्या सिद्धांत है ना। स्कूली शिक्षा के बारे में क्या किया गया है, उच्च शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और आपका प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन। इन सब के कुल मिला के शिक्षा से संबंधित जितने भी शिक्षा है ना वो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है, उच्चतर मतलब स्कूल लेवल पे कैसे क्या चलता है, 10th प्लस 12 वो चलता है ना, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर ये। उसके बाद हायर एजुकेशन में क्या होता है, बीएड होता है, एनसीटी क्या होता है। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन में जैसे एमटेक हो गया, कोर्स कैसे होते हैं ये सब देखिए। उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा में क्या होगा, डिजिटल शिक्षा में क्या होगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वयस्क शिक्षा व जीवन पर्यंत शिक्षा। वयस्क शिक्षा क्या होती है, वयस्क मतलब जो बड़े लोग हो गए है ना, बड़े लोग हो गए मतलब जो स्कूल के बाहर की शिक्षा। और एक बोलते हैं जीवन पर्यंत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जीवन पर्यंत शिक्षा क्या होती है, इस पढ़ाई सिर्फ स्कूल में होती है वो नहीं होती, कॉलेज में कोचिंग होती है वो नहीं, जीवन से आप क्या सीखते हैं। उसके बारे में जीवन पर्यंत शिक्षा क्या होती है, क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सब इसमें देखेंगे। जीवन पर्यंत शिक्षा हो गई। देन हम देखेंगे सामाजिक वर्गों के कल्याण, हाँ जो लोगों का सामाजिक वर्गों के कल्याण से संबंधित होते, मतलब समाज में जो लोग हैं के कल्याण के, कौन हो गया आपका, महिलाएं हैं, वंचित वर्ग है, उनके कल्याण के मुद्दे क्या है, उनको आगे बढ़ाने के कार्यक्रम क्या चल रहे हैं,
अगली बात आ रही है सामाजिक वर्ग में कौन आता है? वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक क्या होगा? जिनकी संख्या ज्यादा हो। यानी दीदी मेरे, वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ मतलब बूढ़े लोग। वरिष्ठ नागरिक है ना, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, ये सामाजिक वंचित वर्ग है ना। महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं और विशेषाधिकार प्राप्त। विशेषाधिकार प्राप्त माने ट्रांसजेंडर हो गए आपके, विशेष, और जो मुस्लिम हो गए आपके, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे, लड़कियों से जुड़े मुद्दे कौन कौन से? जैसे लाडली लक्ष्मी योजना मुद्दा, लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या है, जो समाज में वंचित वर्ग है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है और क्या क्या प्रयास कर रही है ना, ये देखेंगे आगे समझ में। अब अगला देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्या होता है? ये जो ये होता है कि गांव जो है, गांव के विकास के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है। जैसे ओडीएफ सुना होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त, लैंड मार्क बना दिए सबके। समुदाय के विकास के लिए जैसे आप सराय बना दी होगी, गांव में देखा होगा आपने, शादी करने के लिए कि पानी आ जाए कहाँ शादी करेंगे, सराय बना, रोड बना दिया, बैठने का प्रतीक्षालय बना दिया है, पानी लगा दिया, नल लगा दिए। ये सब क्या है? सब मांगलिक बहुमूल्य है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गए। देन उसके बाद देखेंगे हम सामुदायिक विस्तार शिक्षा, एक्सटेंडेड एजुकेशन। बताओ विस्तार शिक्षा क्या होती है? विस्तार शिक्षा मतलब पढ़ाई के बाद की शिक्षा। एक तो पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, स्कूल पढ़ लिया, तैयारी कर ली, और उसके बाद जो आप सीखते हैं, इसने स्किल सीख ली, जीवन से सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, वो हो गया आपका विस्तार शिक्षा। उसके बाद देखें हम पंचायती राज। पंचायती राज का देखा था हमने यूनिट नंबर 2 में, यहाँ पे आ गया वापस, है ना, पंचायती राज। उसके बाद देखेंगे हम सामुदायिक विकास, एनजीओ, एनजीओ और सीपीओ। ये कहाँ देखा था हमने? क्वालिटी वाले चैप्टर में। ये देख लिया तो ये वापस, ये यहाँ नहीं पढ़ना है ना, और पंचायती राज भी, और ये दोनों हम यहाँ नहीं पढ़े, वहाँ पढ़ लिया। अगला क्या आ रहा है आपका? ये जो मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, ये यूनिट नंबर 10 से, ठीक है ना, ये यूनिट नंबर 10 से यहाँ आ रही है। सोशियोलॉजी का आधे टॉपिक अलग अलग है। मध्य प्रदेश में जनजाति, हमने यूनिट 10 बताई थी ना, जनजाति ट्राइब्स, वो ये जनजातियों की स्थिति है ना, की स्थिति मध्य प्रदेश में, जनजातियों की स्थिति मध्य प्रदेश में, जनजातियों की क्या स्थिति है, और सामाजिक संरचना, इनकी समाज कैसे बना हुआ है। जैसे अपने समाज अलग अलग होता है, जैसे जनजातियों का समाज कैसे बना हुआ है, और रीति रिवाज क्या है जनजातियों की, मतलब इनकी शादी कैसे होती है, क्या नहीं होता है, शादी कैसे करते हैं, दहेज प्रथा को, ये सब जनजातियों की, मध्य प्रदेश की जनजाति। उसके बाद जनजातियों के विश्वास, जनजाति में क्या क्या विश्वास है कि क्या पुरुष नोटम वो आपका नेतम, टोटका ने, टोटम ने, वाकरा ने, ये सब चीज। उसके बाद जनजातियों में विवाह कैसे होता है, ने शादी कैसे होती है, जनजाति में शादी क्या, अपने जैसे क्या होता है कि मामा की लड़की से बुआ की लड़की शादी नहीं होती है, दक्षिण भारत में हो जाती है, मामा की सगे मामा लड़की से हो जाती है, हिंदुओं में हो जाती है, हिंदुओं में तो बहुत कम करते हैं। अपने उत्तर में नहीं, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, अपने यहाँ लड़की से मुस्लिम में भी चलो मैं बता देना, साउथ की मित्रों में और मुस्लिम में भी हो जाती है, तो सगा भाई मतलब ऐसे सगे भाई को छोड़कर। ऐसे ही दक्षिण भारत में हिंदू लोग वहाँ हो जाते हैं, सर अंकल की लड़की से भी शादी बिल्कुल हो जाती है दक्षिण भारत में ना। तो ये तो जनजाति में विवाह क्या है, कैसे चुनते, जैसे आपने ये सुना होगा ना आपने, तो ये यहाँ होता है अलीराजपुर को भगोलिया है ना, भगोलिया द्वार होता है। उसके बाद देखेंगे हम इनमें रिश्तेदारी कैसे होती है, अपने हिंदुओं की रिश्तेदारी देखी, और रिश्तेदारी देखी, अब जनजाति में रिश्तेदारी, इनके धार्मिक विश्वास क्या है, किन भगवान को मानते हैं, है ना, धार्मिक विश्वास क्या है, ये सब देखेंगे। उसके बाद इनकी परंपरा कौन सी, जनजातियों की परंपरा, ये बहुत छोटे टॉपिक है। इनके त्योहार कौन से, जनजातियों के त्योहार, जनजातियों के प्रमुख त्योहार, और साथ में इनके कौन कौन से उत्सव है, कौन कौन से उत्सव, कौन कौन से फंक्शन से, कौन कौन से फेस्टिवल से। और उसके बाद देखें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, है ना, लोक कल्चर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 8। अब ये देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें। उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे।